हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइटोन 2.0। सो आप सबको पता होगा कि साइटोन 2.0 पे हम जेड, आईसीआर और बीएचयू के जो एग्जाम्स होते हैं जो अपने यूजी लेवल पे, उन एग्जाम्स के हम क्या है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। और ये बैच A3 जैसे हमने अनाउंस किया था है पहले कि बैच A3 के लिए है वो वीडियो लेक्चर क्या रहेंगे हमारे फ्री रहने वाले हैं। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम बालू है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, दोनों है, साथ में चलने वाले हैं अपने जो भी लेक्चर होंगे। सो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो देखो केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सीधे अपनी चीज आते हैं। आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री है उसके 3 ब्रांच होती है। ठीक है, केमिस्ट्री को 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बताइए आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, शायद आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईसीआर कर रहे हो, वो यहाँ अगर आप बीएचयू के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और एक होता है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं आपको बोलते हैं भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। सो 11th क्लास से शुरुआत करते हैं। 11th क्लास के अंदर आपके 2 बुक लगती है, एक तो पार्ट फर्स्ट और एक आपका पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड के अंदर आपका एक लेसन है, मतलब कि 12 नंबर जो आपका जो लेसन है, ठीक है, मतलब कि जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। सो वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम है इनऑर्गेनिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का आपका लेसन 12th है, आपका 12 नंबर जो आपका चैप्टर है वहां से शुरुआत करते हैं क्लास 11 से। ठीक है, बेसिक है, मतलब कि ऑर्गेनिक से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहेगा, बिकॉज कोई भी एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे हो या फिर होता है मतलब नेशनल लेवल पे हो, जो सिलेबस रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। ठीक है, तो कंटेंट है वो अपना है वो अपना है वो ऐसे शुरुआत करेंगे। सो सबसे पहले क्या है कि मैं जब कोई सब्जेक्ट है अपना केमिस्ट्री शुरू कराता हूँ तो बेसिक लेके चलता हूँ। बिकॉज जब आपके बेसिक फंडे जब आप मतलब आपके जब मतलब के क्लियर होते हैं तब क्या है कि आपको सब्जेक्ट को समझने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैंने खुद एग्जाम है क्रैक किया है, तो मुझे पता है कि भाई ठीक है कौन सी चीजें वो क्या है कि है कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं है। सो मुझे कभी कभी कि जैसे मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो मुझे यूँ लगता है कि ठीक है ये चीज़ है वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन वो बेसिक है इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। बिकॉज जब वो बेसिक पढ़ेंगे तभी हम आगे जाके क्या अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो हाथों हाथ क्या कि सेकंडों में कर लेंगे। और जब हमारे बेसिक ही कंप्लीट नहीं होंगे तो हम क्या कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते। ठीक है, सो इसीलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। अब देखो कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब कि क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या मतलब क्या है कि कार्बन और क्या है कि हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि कार्बन के अंदर ऐसा क्या चीज थी, ऐसी है क्या उसके अंदर है उसके अंदर मतलब गुणधर्म थे कि कितने एलिमेंट के अंदर 120 121 एलिमेंट में से सिर्फ एक कार्बन के लिए जो कि पी ब्लॉक में आता है आपके आता है आपके आवर सारणी में, उसके लिए अलग से ही क्या है कि अलग से ही मतलब ब्रांच बना दी गई। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो कार्बन के अंदर क्या है कि कैटिनेशन, ठीक है, संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन के अंदर अधिकतम है संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी मतलब क्या है कि कार्बन है वो दूसरे एटम के साथ में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन है वो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन में सबसे अधिकतम श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जुड़ने की जो प्रवृत्ति है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, क्या यूं बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ठीक है, जुड़ने की प्रवृत्ति मतलब पाई जाती है। इसलिए कार्बन अपने क्या कि दुनिया के अंदर 80 से 85% जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन है। ये अपने मतलब कि कार्बनिक यौगिक है। इसका रीजन ये है बिकॉज कार्बन के अंदर क्या है कि संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है।
तो ये तो बात होगी कि मतलब कि बैठिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें वो कार्बन के बारे में ही डिस्कस करने वाले, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, उसके जो व्युत्पन्न होते हैं, वो चीज़। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लोग पहले क्या सोचते थे, कार्बनिक आपके जो मतलब कि आपके जो यौगिक है उनके बारे में लोगों की है वो क्या राय है सबसे पहले। तो अगर मैं जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं, शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालू हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री इतिहास। तो हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं निकोलस लैम्ब्री, निकोलस लैम्ब्री, ठीक है, निकोलस लैम्ब्री के एक साइंटिस्ट आते हैं सबसे पहले, हिंदी के अंदर भी लिखो निकोलस लैम्ब्री। तो निकोलस लैम्ब्री क्या करते हैं, ये दुनिया के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो कि दुनिया के जो सभी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से, जंतु पदार्थ, पादप पदार्थ और खनिज पदार्थ, ठीक है। सो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, ठीक है, तो लिखो कि निकोलस लैम्ब्री डिवाइडेड ऑल द सब्सटेंस, निकोलस लैम्ब्री डिवाइडेड all the substance in the world divided, Nicholas Lambert divided all the substance in the world into 3 parts। जो निकोलस लैम्ब्री है वो दुनिया के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। हिंदी के अंदर लिख लो, दुनिया के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। कौन, निकोलस लैम्ब्री क्या करते हैं, दुनिया के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। साथ साथ में नोट्स अपने बनाते जाओ, और जो बैच A3 को ज्वाइन करेगा, जो एक पेड कोर्स है बायोकेम वीडियो कोर्स, उसको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ताकि उसको हेल्प हो जाए कि क्या कि वो पहले अपने हैंड मतलब है जो नोट्स है, जो मेरे खुद के जो हमारे जो फैकल्टी आप जो पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री, उनके खुद के नोट्स है लिखे हुए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आपको मिलेंगे। तो अपन को पहले पढ़ के घर पे सेल्फ स्टडी करके जब उसके बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। साथ में आपको क्वेश्चन देने भी मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड वहाँ पे कंटेंट आपको रहने वाला है, और आपके डाउट सेशन भी रहने वाले हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप जो मैंने आपको नंबर दिया था 9024169512, ये पेड कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इन नंबर पे मैसेज करके। सो निकोलस लैम्ब्री क्या करते हैं, सारे अपने दुनिया के जो है मतलब क्या सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले जंतु पदार्थ, ठीक है, पादप पदार्थ और खनिज पदार्थ, पादप पदार्थ और खनिज पदार्थ, इसको बोलते हैं एनिमल सब्सटेंस, प्लांट सब्सटेंस। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि सर पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल सब्सटेंस। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि सर सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब कि पदार्थ क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसका कुछ भार होता है और जो कुछ जगह घेरता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि वह वस्तु जिसका कुछ भार होता है और जो कुछ जगह घेरता है, हम उसको पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ भार होता है, और अगर हम कोई वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह घेरता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सब्सटेंस बोलते हैं। कि जैसे ये चौक है तो इसका कुछ मास है, मैंने इसको यहाँ पे रखा, अपनी हथेली पे रखा, तो इसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया, इसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया, मतलब ये क्या हो गया, ये अपना हो गया पदार्थ हो गया, क्या मतलब अपने क्या सब्सटेंस हो गया। सो सबसे पहले निकोलस लैम्ब्री आते हैं और ये दुनिया के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से, जंतु पदार्थ, पादप पदार्थ और अपने खनिज पदार्थ, ये नोट करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर जो आपने जो साइंटिस्ट आते हैं वो होते हैं आपके लेवोसियर, और सॉरी हाँ लेवोसियर।
उसके बाद जो आपके जो साइंटिस्ट आते हैं, ये एनसीईआरटी नहीं दे रखा है, ठीक है, लेवल से, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज क्या है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो ये लेवल से क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि साहब जो जंतु पदार्थ और जो पादप पदार्थ है ना, इन दोनों का संगठन समान होता है। ये अपने नेचर के अंदर, अपने प्रकृति के अंदर क्या सब एक समान ही होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये पदार्थों को दो भागों में बांट देते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। लेवल से, ठीक है, लेवल से ये क्या करते हैं, ये क्या है कि जो अपने लेवल से साहब है वो बताते हैं, ठीक है, लेवल से डोल्ड ये बताते हैं कि जो जो जंतु पदार्थ और जो पादप पदार्थ है, इन दोनों का संगठन समान होता है। दोनों क्या जो अभी देखो क्या है कि अपने निकोलस लैम्ब्रेन ने क्या किया था, उसने पदार्थों को तीन भागों में बांटा था, लेकिन जैसे ही लेवल से साहब आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तीन भागों में है बांटने की जरूरत नहीं है, सभी सब्सटेंस को दो भागों में बांटेंगे। वो बोलते हैं कि जो आपका जो पादप पदार्थ और जो जंतु पदार्थ है उन दोनों का संगठन सेम होता है, ठीक है। तो इसका अंदर देखो लेवोसियर टोल्ड दैट एनिमल एंड प्लांट substance are similar in nature, so we will divide all substance into two parts। ये क्या करते हैं साहब, ये वही करते हैं, ये कहते हैं कि जो जंतु पदार्थ और जो पादप पदार्थ होता है वो दोनों क्या होते हैं, नेचर के अंदर क्या सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो इसलिए हम क्या कि पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसका हिंदी लिख लो, हिंदी मीडियम वाले इन्होंने बताया, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लो, इन्होंने बताया कि पादप पदार्थ व जंतु पदार्थ का संगठन समान होता है, इसलिए हम पदार्थों को दो भागों में बांटेंगे। हिंदी मीडियम वाले साथ में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने बताया कि पादप पदार्थ व जंतु पदार्थ का संगठन समान होता है, इसलिए हम पदार्थों को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भागों में? पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, इसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये बोलते हैं कि साहब जो एनिमल और जो प्लांट से हमें कोई भी सब्सटेंस मिल रहा है, किससे, एनिमल और प्लांट से अगर कोई सब्सटेंस मिल रहा है तो उसको बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हमें कोई मिनरल से अगर हमें कोई खनिज पदार्थ मिल रहा है तो उसको हमने रख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक बोल दिया, ठीक है। इस बात में ध्यान रखो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं बर्जीलियस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधा आप इसको याद करो। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपका बेसिक है कि भाई ठीक है। सबसे पहले निकोलस लैम्ब्रेन आते हैं, दुनिया के सभी पदार्थों को तीन भागों में बांटते हैं। उसके बाद लेवोसियर आते हैं, वो दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें पता चल गया कि मतलब कि भाई ठीक है, लेवोसियर ने ये बता दिया था कि हमें जंतु और पादप से जो भी पदार्थ मिलते हैं हम उसको ऑर्गेनिक बोल देंगे, और दूसरी जगह से जो भी मिल रहे ठीक है, नीचे से जमीन के नीचे से हमें जो भी पदार्थ मिलते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। सो आपको पता है कि अपने केमिस्ट्री तीन ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कौन सी फिजिकल। सो यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक साइंटिस्ट आते हैं बर्जीलियस, इनको हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इन्होंने आपके जो आइसोमेरिज्म आप जो पढ़ते हो, तो आइसोमेरिज्म है, इनके कारण ही हो पाई थी आइसोमेरिज्म जो थी आपका, जिसको हिंदी में बोलते समवेता, ठीक है। सो नोट करो, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा, ठीक है, बर्जीलियस, व्हाइट जो है वो काम नहीं करते, सो मुझे ये तो छोटे
ठीक है। तो बर्जीलियस क्या करते हैं, ये बर्जीलियस आते हैं 1815 के अंदर, ठीक है। 1815 में आते हैं और ये फोर्स एक थ्योरी देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति से मतलब के सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं बर्जीलियस साहब, ये कब है 1850 के अंदर, 1800 मतलब आपके मतलब 1815 के अंदर एक सिद्धांत देते हैं, एक थ्योरी देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके अंदर ये बताते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, ये जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है, एक जैव शक्ति होती है, उस शक्ति के कारण ही कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों को हम लेब में नहीं बना सकते सॉरी, कार्बनिक यौगिकों को हम लेब में नहीं बना सकते अकार्बनिक यौगिकों से। क्या बोलते हैं बर्जीलियस, ये बोलते हैं बर्जीलियस साहब कि जो कार्बनिक यौगिक हम जिनकी बात कर रहे थे कि मतलब कि बेटी है, हम जंतु और पादपों से मिलने वाले कोई भी पदार्थ है, हम उनको कार्बनिक यौगिक बोल देंगे। ये बात किसने बोली, ये बात बोली लियोसियस ने बोली। उसके बाद जो बर्जीलियस है वो ये बोलते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं, मतलब कि जो जीव होते हैं उनके अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है, एक वाइटल फोर्स होता है, उस वाइटल फोर्स के कारण ही कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों को हम लेब में नहीं बना सकते अकार्बनिक यौगिक से। ये बात कौन बोलते हैं, बर्जीलियस बोलते हैं, ठीक है। सो क्या कि बर्जीलियस बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी मेड इन द लैब। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be made in lab from inorganic compound, from inorganic compound। ये कहते हैं कि हम कार्बनिक यौगिकों को लेब में नहीं बना सकते अकार्बनिक यौगिक से। हिंदी मीडियम वाले साथ में नोट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर ए वाइटल फोर्स, ठीक है। सिंथेसिस, ठीक, सिंथेसाइज, ठीक, सिंथेसिस मतलब साइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड required a vital force। ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यस, बात ये बोलते हैं, ये बात बोलते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स, एक जैव शक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये 10th क्लास के अंदर भी देखा है। उसके बाद ये भी चीज बोलते हैं कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन this vital force, only living organism contain this vital force, ये बात भी सही है। ये भी तो वो ये चीज भी बोलते हैं ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, उनके अंदर ही सिर्फ वाइटल फोर्स बनता है, ओनली वही वाइटल फोर्स बना सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ये चीज, ठीक है। सो इसको लिखो। सो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है कि साहब क्या है, मतलब बर्जीलियस साहब है वो 1815 के अंदर एक थ्योरी देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेब में नहीं बना सकते अकार्बनिक यौगिक से। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की है हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक जैव शक्ति है, एक जैव शक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, एक रहस्यमय शक्ति की जरूरत पड़ती है, और वो जो रहस्यमय शक्ति है वो ओनली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव होते हैं वही बना सकते हैं, उनके अंदर ही कंटेन होते हैं, उनके अंदर ही बनती है। ये बात बोल देते हैं बर्जीलियस, और लोग मान भी देते हैं बिकॉज क्या कि बर्जीलियस उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। वो कोई भी अपनी थ्योरी देते थे, लोगों को उनको माननी पड़ती थी, बिकॉज उस टाइम क्या है कि 1815 में कोई लेवल मतलब इतना था नहीं कि क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सके। लेकिन उसके बाद जब भूचाल कब आता है, भूचाल तब आता है जब बोलर क्या करता है, बोलर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। ये थ्योरी बाद में जाके है वो फेल हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेब में बना देते हैं, ठीक है। ये थ्योरी जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये उस टाइम की सबसे फेमस थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद ये थ्योरी है वो फेल हो जाती है। ये मतलब कि आपका ये जो सिद्धांत है वो गलत सिद्ध हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को और साइंटिस्ट है वो लैब में बना लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कौन से कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाया गया था, ये चीज अभी आगे आपको बता रहा हूँ। सो ये चीज नोट करो सबसे पहले, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को साथ में लिखा दिया है, नोट करते जाओ। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो वोलर। अब वोलर साहब क्या करते हैं, वोलर साहब भूचाल मचा देते हैं साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सर कैसे मचाते हैं? वो सबसे पहली बार एक अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बनिक यौगिक यूरिया बना देते हैं। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इस चीज पे ध्यान रखो कि वोलर क्या करता है। वोलर जी जो 1828 के अंदर आते हैं, ठीक है, वोलर साहब 1828 में आते हैं, ठीक है। जो वोलर है वो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम मतलब, ठीक है, वोलर फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया बना देते हैं इन लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो फर्स्ट टाइम वोलर फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लैब। तो सबसे ये उस टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 1828 के अंदर वोलर आते हैं और वोलर क्या करते हैं, सबसे पहली बार वोलर कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण लैब में कर देते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण लैब में करते हैं, मतलब कि कार्बनिक यौगिक को लैब में बना देते हैं यूरिया को, ठीक है। वो क्या करते हैं, और ये तो पता है ना आपको कि भाई यूरिया कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, बिकॉज क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो पाया जाता है यूरिया, अरे अपने यूरिन के अंदर, मतलब ठीक है। और कहाँ पाया जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एक एनिमल होता है जो पानी में रहता है। अब इसकी रिएक्शन बता रहा हूं, ये क्या करते हैं, ये अमोनियम साइनेट को हीट करके, गर्म करके यूरिया बना देते हैं। ये देखिए NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया ये क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिक है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चीज ध्यान रखनी है कि वोलर साहब आते हैं 1828 में और वो क्या करते हैं, वो सबसे पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का निर्माण लैब के अंदर कर देते हैं। क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट NH4CnO को गर्म करके यूरिया बना देते हैं। NH2C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है ये, और जो यूरिया होता है वो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर आगे और साइंटिस्ट है वो आपके आते रहते हैं और क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते रहते हैं। सो ये जैसे ही वोलर कार्बनिक यौगिक बनाता है लैब के अंदर, तो आपको जो वाइटल फोर्स जो था वो क्या हो जाता है, वो आपका फेल हो जाता है, आपका सिद्धांत, वो जो थ्योरी थी वो क्या होती है, गलत सिद्ध हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखो, अब आगे इसमें है दो साइंटिस्ट और बता देता हूँ, ये नोट कर लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं आपके कोल्बे, ठीक है। कोल्बे आते हैं, वो एसिटिक अम्ल बनाते हैं, ये एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होता है, CH3COOH। फिर आते हैं बर्थलोट आते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मीथेन गैस बनाते हैं, CH4 मीथेन, इसको मार्क्स के अंदर, ठीक है, मीथेन, ठीक है। सो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या है कि लैब के अंदर होना शुरू हो जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर कार्बनिक यौगिकों को क्या है कि लैब के अंदर, ठीक है, प्रयोगशाला में बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया निकोलस फ्लेमरी दुनिया के सभी पदार्थों को तीन भागों में बांटते हैं। फिर मैंने बताया आपको लेवोसियर के बारे में, ठीक है, जो है दुनिया के सभी पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। फिर बताया मैंने आपको बर्जिलिस के बारे में, तो फिर वो क्या करते हैं, बर्जिलिस क्या करते हैं, वो बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक को है वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं, हम लैब में नहीं बना सकते हैं। फिर आते हैं वोलर साहब आते हैं 1828 में, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड
यूरिया बना लेते हैं लैब के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड को हीट करके, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है फिर लैब के अंदर क्या है कि कार्बनिक यौगिकों को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या है कि कोलबे आते हैं, कोलबे अपना एसिडिक एसिड बनाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी होता है। CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला, और जो बर्थलोड है वो क्या बनाते हैं CH4 मीथेन गैस को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर था वो आपकी हिस्ट्री थी, वो यहीं खत्म होता है। मतलब ठीक है, कल आप कार्बन के बारे में तो है उसके जो भी है थोड़े से गुणधर्म है उसके बारे में बताएंगे, और फिर हम पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।